हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र शर्मा, सहायक अध्यापक गुरु नानक इंटर कॉलेज सहारनपुर, आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान विषय का अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं का भाग 2। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन, नर एवं मादा जनन तंत्र, जनन स्वास्थ्य और अंत में आपके लिए गृह कार्य। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले आप सीख चुके हैं कि लैंगिक जनन की विधि में दो विभिन्न लिंग जनक भाग लेते हैं। वे नर युग्मक और मादा युग्मक बनाते हैं। ये दोनों युग्मक संयुक्त होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है और विकसित होकर नई संतति को जन्म देता है। आइए देखते हैं पुष्पी पौधों में यह क्रिया किस प्रकार से संपादित होती है। जब हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की बात करते हैं तो हम उसके अंतर्गत पढ़ेंगे पुष्प की संरचना, परागण क्रिया, परागकणों का अंकुरन एवं निषेचन क्रिया, निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, बीज का निर्माण और बीज का अंकुरन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प पौधे का सबसे आकर्षक भाग है। पुष्प के भीतर ही पुष्प के जननांग व्यवस्थित होते हैं। यदि हम किसी पुष्प को ध्यानपूर्वक देखें तो हमें उसमें 4 संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं: बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। जिस पुष्प में ये चारों चक्र उपस्थित होते हैं, ये चारों संरचनाएं उपस्थित होती हैं, उन्हें हम पूर्ण पुष्प कहते हैं। और जिन पुष्पों में इनमें से कोई भी संरचना अनुपस्थित होती है, हम उन्हें अपूर्ण पुष्प कहते हैं। आइए एक एक करके इन संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। पुष्प के सबसे बाहर की ओर हरे रंग की ये जो संरचनाएं आप देख पा रहे हैं, इन्हें हम बाह्य दल कहते हैं। ये बाह्य दल कली अवस्था में पुष्प की भीतरी भागों की सुरक्षा करते हैं। इसके बाद पुष्प का जो दूसरा चक्र है, जो वास्तव में रंगीन और आकर्षक होता है, वह दल कहलाता है। दलों की संख्या, उनका विन्यास महत्वपूर्ण होता है। ये दल ही कीटों को परागण क्रिया के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। परागण क्रिया क्या है, हम अभी आगे पढ़ पाएंगे। इसके पश्चात पुष्प का तीसरा भाग पुंकेसर कहलाता है। पुष्प में अनेक छोटे छोटे तंतु के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। वास्तव में पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग है। पुंकेसर अपने आप में 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें एक तंतु के समान संरचना होती है, जिसे पुतंतु कहते हैं। ऊपर की ओर एक फैली संरचना होती है, जिसे परागकोश कहते हैं। पुतंतु और परागकोश को जोड़ने के लिए एक तीसरी संरचना योजी होती है। परागकोश के भीतर परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों को आप महसूस कर सकते हैं। यदि आप किसी पुष्प के छुएं और उसका कोई पीले रंग का पाउडर आपके हाथों पर लग जाए तो समझ लीजिएगा ये परागकण है। परागकणों के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है। पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र स्त्रीकेसर है। यह पुष्प का मादा जनन भाग है। स्त्रीकेसर भी 3 भागों का बना होता है। इसमें ऊपर की ओर फैला चौड़ा चिपचिपा भाग वर्तिकाग्र, इसके नीचे नलीनुमा भाग वर्तिका और सबसे नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय। अंडाशय में बीजांड होता है और बीजांड में अंडकोशिका का निर्माण होता है। वे पुष्प जिनमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है, उन्हें हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता, कद्दू, लौकी, तोरी, ये एक लिंगी पुष्पों के उदाहरण हैं। परंतु यदि पुष्प में नर जननांग में पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्पों को हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल, सरसों, मटर आदि। अब स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पराग कोश के भीतर पराग कणों का निर्माण होता है।
जिसके भीतर नर युग्मक होता है। अब इन पराग कणों को पुष्प के मादा भाग तक पहुंचना आवश्यक होता है। तो पुष्प के पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना है, इसे हम परागण कहते हैं। यह परागण दो प्रकार से हो सकता है, स्वपरागण और परपरागण। यदि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएं, तो यह घटना स्वपरागण कहलाती है। यदि एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या अन्य उसी जाति के अन्य पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब हम इसे परपरागण के नाम से जानते हैं। परपरागण के लिए चूंकि परागकणों के पास गति करने के लिए अपना कोई साधन नहीं होता, अतः वे किसी अन्य साधन के माध्यम से, अन्य एजेंसी के माध्यम से यह क्रिया करते हैं। जिस साधन के माध्यम से यह क्रिया करते हैं परागकण, उसी आधार पर उस परागण का नाम होता है। जब यह वायु के द्वारा किया जाता है, तब हम इसे वायु परागण कहते हैं। जैसे गेहूं, घास, मक्का आदि में जब यह क्रिया जल के द्वारा संपादित होती है, तब हम इसे जल परागण कहते हैं। जलीय पौधे वैलेस्नेरिया में जल परागण के द्वारा ही परागण क्रिया होती है। और जब यह क्रिया कीटों के द्वारा संपन्न होती है, तब हम इसे कीट परागण कहते हैं। आपने देखा कि परागण क्रिया के द्वारा परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक तो पहुंच गए, लेकिन परागकोश के भीतर नर युग्मक है और उस नर युग्मक की मंजिल तो मादा युग्मक है। उसे मादा युग्मक तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, यही क्रिया हम इसके द्वारा समझेंगे। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वे अंकुरित होना प्रारंभ कर देते हैं। परागकणों की भीतरी भित्ति एक नली के रूप में बाहर निकल आती है। यह नली लंबाई में बढ़ते हुए बीजांड तक पहुंच जाती है। उनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। इस क्रिया को ही हम निषेचन क्रिया कहते हैं। युग्मनज निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज बन जाता है, तो अब युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित हो जाता है और यह बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, बाह्य दल जो हरे रंग के थे प्राय सूखकर गिर जाते हैं। दल जो रंगीन थे प्राय सूखकर गिर जाते हैं। पुंकेसर जो तंतु के समान संरचना थी, जिनमें परागकणों का निर्माण हुआ था, वो भी प्राय सूखकर गिर जाते हैं। लेकिन अंडाशय ये पककर फल का निर्माण करता है। बीजांड बीज का निर्माण करता है। जैसे ही निषेचन क्रिया संपन्न होती है, अंडाशय बहुत तेजी से फल बना लेता है। क्या आप ऐसे कुछ फलों के बारे में सोच सकते हैं जिनमें पुष्प के शेष भाग उससे लगे रह गए हों? हमने देखा कि निषेचन क्रिया के पश्चात बीज का निर्माण हो जाता है। बीज पौधे के लिए किस प्रकार से लाभदायक है? हम जानते हैं बीज के अंदर भ्रूण होता है, जिसके भीतर नवोद्भिद पौधा होता है। यदि बीज को उपयुक्त वातावरण मिले, तो यह बीज नमी, ताप और वायु लेकर अंकुरित होना प्रारंभ करता है। अभी तक हमने विभिन्न प्रकार की समष्टियों के बीच में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को देखा। अब हम उस समष्टि के बारे में बात करते हैं जिसमें आपकी सबसे अधिक रुचि है। हाँ, मैं मानव की ही बात कर रहा हूं। मानव में लैंगिक जनन। आयु के साथ साथ हमारे शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। कक्षा 1 से 10 तक पहुंचते पहुंचते हमारे शरीर की लंबाई और भार में वृद्धि होती है। हमारे दूध के दांत टूट जाते हैं, उसके स्थान पर नए दांत आ जाते हैं। इन सभी परिवर्तनों को हम एक सरल प्रक्रम वृद्धि के अंतर्गत परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन किशोर अवस्था के प्रारंभिक काल में कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिन्हें केवल वृद्धि नहीं कहा जा सकता।
हालांकि इसमें शारीरिक सौष्ठव में परिवर्तन आता है, शरीर का अनुपात बदलता है, कुछ परिवर्तन भी आते हैं, कुछ नए लक्षण विकसित होते हैं और हमारी संवेदनाओं में भी परिवर्तन आता है। आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे परिवर्तनों की। इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के और लड़कियों में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों जैसे कांख, जांघों के मध्य भाग, जननांग में बाल गुच्छ निकल आते हैं, इनका रंग भी गहरा हो जाता है। इसी के साथ साथ हाथ, पैर और चेहरे पर रोम निकल आते हैं, त्वचा तेलीय हो जाती है और कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। इन्हीं के साथ साथ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो लड़के और लड़कियों में भिन्न होते हैं। जैसे लड़कियों में स्तनों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, स्तन के अगले भागों की त्वचा का रंग भी गहरा हो जाता है, लड़कियों की आवाज महीन हो जाती है, उनमें रजोधर्म प्रारंभ हो जाता है। वहीं लड़कों में भी कुछ नए परिवर्तन दिखाई देते हैं, उनमें दाढ़ी मूंछ विकसित होने प्रारंभ हो जाते हैं। ये परिवर्तन वर्षों में धीरे धीरे विकसित होते हैं। इन परिवर्तनों में सभी विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है। जिस प्रकार से जीवों में दूसरी विभिन्नताएं होती हैं, जैसे उनके नाक नक्श में भिन्नता होना, ऐसे ही इनमें भी परिवर्तन होता है। अर्थात स्तनों के आकार, शिश्न के आकार, आकृति में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। ये सब वास्तव में जीवों में लैंगिक परिपक्वता के लक्षण हैं। इन सभी लक्षणों को हम द्वितीय लैंगिक लक्षण के नाम से जानते हैं। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता क्यों परिलक्षित होती है, इस बिंदु पर विचार करेंगे। हम देखते हैं लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है, क्योंकि हम जानते हैं जो जटिल जंतु होते हैं उनमें विशिष्ट कार्य को करने के लिए विशिष्ट कोशिकाएं और विशिष्ट अंग होते हैं। तो जनन कोशिकाओं का उत्पादन भी एक विशिष्ट कार्य है। तो इस विशिष्ट कार्य को करने के लिए हमारे शरीर में सामान्य वृद्धि के साथ साथ हमारे जनन ऊतक भी परिपक्व होते हैं। हालांकि प्रारंभ में जनन ऊतक का विकसित होना मुख्य बिंदु नहीं होता। शारीरिक वृद्धि जब हमारी मंद पड़ने लगती है तब हमारे जनन ऊतक विकसित होने लगते हैं और वो जनन कोशिकाओं का उत्पादन करना प्रारंभ कर देते हैं। इस कारण से ही इस हमारे शरीर में लैंगिक परिपक्वता आती है। किशोर अवस्था की इस अवधि को हम यौवना आरंभ कहते हैं। लैंगिक परिपक्वता का संबंध जनन से किस प्रकार है, इस बारे में हम अगर सोचें तो लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन। अगर ये संलयन बाह्य होता है, मोचन बाह्य होता है, जैसे पुष्पी पौधों में होता है, तो हमने देखा उसमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं और अंग उत्पन्न होते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि ये समायोजन आंतरिक हो। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना है तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सकें, और यह पहचान यौवना आरंभ की अवधि में जो परिवर्तन आते हैं उनसे होती है। जैसे दाढ़ी मूंछ आने से होती है, स्तनों के आकार में वृद्धि होने से होती है। इसे हम लैंगिक परिपक्वता हम कहते आ रहे। दूसरी ओर यदि जीवों को इन कोशिकाओं का आंतरिक आदान प्रदान करना हो तो भी जरूरी है कि उनके अंग अधिक विकसित हो जाए, उनमें ऐसे अंग विकसित हों जो इस कार्य को पूरा कर सकें। जैसे पुरुषों में जनन कोशिकाओं को स्थानांतरित करने के लिए शिश्न का उत्थान हो, वहीं मादा में भ्रूण के पालन पोषण के लिए जनन अंग और गर्भाशय आदि विकसित हो। आइए अब हम उन अंगों का विस्तार से वर्णन करते हैं जो इस क्रिया के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नर जनन तंत्र को। नर में वे अंग जिनमें नर जनन कोशिका का निर्माण होता है और जो नर जनन कोशिका को निषेचन वाले भाग तक पहुंचाने में सहायता करते हैं, नर जनन अंग कहलाते हैं। इनमें मुख्य अंग हैं वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शिश्न। मनुष्य में
एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं जो उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं। वर्षण उदर गुहा से बाहर क्यों स्थित होती हैं? क्योंकि वर्षण के भीतर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु हमारी नर जनन कोशिका है। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। वर्षण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणुओं के स्रावण के लिए आवश्यक होता है, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जरूरी होता है। अब वर्षण में जहां शुक्राणुओं का निर्माण होता है वहां से शुक्रवाहिनियां निकलती हैं। ये शुक्रवाहिनियां निकलकर दोनों ओर की शुक्रवाहिनियां वापस मूत्र नली के साथ संलेत हो जाती है और मिलकर मूत्र मार्ग का निर्माण करते हैं। यानी कि अब शुक्र और मूत्र दोनों के लिए पुरुषों में एक ही कॉमन मार्ग रह जाता है। नरजनन अंगों में ही प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय अपने स्राव को शुक्रवाहिनी में छोड़ देते हैं। इनके स्राव से दो फायदे होते हैं। एक तो शुक्राणुओं को तरल माध्यम मिलता है जिसमें वे तेजी से गति कर सकते हैं। दूसरे, ये तरल शुक्राणुओं के लिए पोषक का कार्य करता है, उनके लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। शुक्राणु मनुष्य की नर जनन कोशिका है। आइए बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण और भ्रूण को पोषण देने वाले अंग मादा जनन तंत्र का हिस्सा होते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हैं अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। स्त्रियों में अंडाशयों की संख्या 2 होती है। जनन के साथ ही इनमें हजारों की संख्या में अंडाणु होते हैं। अंड कोशिका प्रत्येक माह जैसे जैसे किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था में प्रत्येक माह एक अंडाशय से अंड बाहर निकलता है, अगले माह दूसरे अंडाशय से अंड बाहर निकलता है। अंडाशय से अंड को गर्भाशय तक लाने वाली पत्नी नलिकानुमा संरचना को अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी के भीतर ही अंडाशय का निषेचन होता है। इन्हें फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। दोनों ओर की अंडवाहिनी सम्मिलित मिलकर एक मासल थैलेनुमा मासल संरचना का निर्माण करती हैं जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि मार्ग में खुलता है। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं। यहां से ये ऊपर की ओर यात्रा करके अंडवाहिनी तक पहुंच जाते हैं जहां अंड कोशिका से मिलते हैं। ये शुक्राणु, ये अंडाणु दोनों के दोनों अंडवाहिनी में आपस में मिलते हैं और संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है। ये निषेचित युग्मनज विभाजित होकर कोशिकाओं से गेंद जैसी संरचना बनाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। ये भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। यहाँ लगातार विभाजित और वृद्धि कर अंगों का विकास और निर्माण करता है। हम जानते हैं कि मां का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलित होता है। हम ये भी जानें कि यहाँ पर शुक्राणु गतिनुमा है और अंडाणु भोजन का संचय करने का कार्य करते हैं। भ्रूण का पोषण कैसे होता है? भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्त्रीनुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर उतक में पवर्ध होते हैं। मां के उतकों में रक्त स्थान होते हैं जो पवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करता है। यानी यहाँ से ये भ्रूण मां के रक्त से ही अपना पोषण ग्रहण करता है। जब ये पोषण ग्रहण करता है तो कुछ पदार्थों को उत्सर्जित भी करता है। ये उत्सर्जित पदार्थ भी वापस मां के रक्त में छोड़ दिए जाते हैं और वहीं से मां के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। अब एक और स्थिति बन सकती है, क्या हो जब अंड का निषेचन ना हो?
तो यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती हैं, क्योंकि अंडाशय में प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है, यानी एक बार दायां अंडाशय एक बार बायां अंडाशय। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। अतः इसकी जो गर्भाशय की अंत्य भित्ति होती है वह मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की स्थिति में इस संरचना का कोई लाभ नहीं होता। अतः यह भित्ति म्यूकस और रक्त के साथ गर्भाशय की दीवार से हटकर योनि मार्ग के द्वारा बाहर निकलने लगते हैं। इसे ही हम ऋतुस्राव या मासिक स्राव कहते हैं। ये स्त्रियों में प्रत्येक महीने होता है और इसमें 2 से 8 दिन तक का समय लग सकता है। अब आप जानते हैं कि लैंगिक परिपक्वता एक कर्मिक प्रकर्म है तथा यह उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है। अतः किसी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण के योग्य हो गए हैं। हम यह निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व के लिए तैयार हो गया है। हमारे पास कई तरह के दबाव होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के दबाव होते हैं। एक हमारे मित्रों का दबाव होता है जो हमारी न इच्छा होते हुए भी हम पर इस कार्य के लिए दबाव बना सकता है। हमारे परिवार का दबाव हम पर संतान उत्पत्ति करने हेतु हो सकता है, या हमारी सरकारों का दबाव संतान उत्पत्ति न करने हेतु होता है। अतः हमें बहुत विवेकपूर्ण और समझबूझ के साथ इस बात का निर्णय लेना पड़ता है कि कब हम संतानों उत्पत्ति के लिए तैयार हैं या नहीं। यौन संचारी रोग, हमने रोगों के बारे में पढ़ा है। जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमें कुछ रोगों का संचरण भी हो सकता है, और यदि यह संचरण हमें यौन क्रिया के कारण हो तब हम इन्हें यौन संचारी रोग कहते हैं। ये यौन संचारी रोग अनेक प्रकार के होते हैं, क्योंकि यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। इसमें जीवाणु जनित रोग हो सकते हैं, जैसे गोनोरिया है तथा सिफिलिस है, और वायरस संबंधित रोग भी हो सकते हैं, जैसे HIV है या मत्स्य है। अब इन रोगों को जनन क्रिया के द्वारा कैसे रोका जा सकता है? क्या कोई ऐसी विधि है कि हम इन संचारी रोग से बचे जा सकें? तो हम कह सकते हैं कि इसे हम उस संपर्क को जिसमें हमारे लैंगिक अंग मादा लैंगिक अंग के संपर्क में आते हैं, अगर उस संपर्क के बीच में कोई विरोध हम पैदा कर दें, कोई रुकावट हम पैदा कर दें, तो हम इन रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। परिवार नियोजन के बारे में भी बात करते हैं। यौन क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदा ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है। यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं जब भी जनन क्रिया होगी, लैंगिक संपर्क में हम करेंगे तो संतान उत्पन्न की संभावना जो है बहुत बढ़ जाती है। लेकिन यदि कोई स्त्री इसके लिए तैयार नहीं है तब हमें अनेक ऐसे गर्भधारण के साधन सोचने होंगे जो इनको रोक सकें। यह गर्भरोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। परिवार नियोजन के साधन, तो हमने जैसा बताया है, जब हम लैंगिक संपर्क में होते हैं तो संतान उत्पन्न करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। लेकिन यदि हम संतानों उत्पत्ति की इस संभावना को रोकना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिसके कारण हमारे जनन द्रव्य जो है दूसरे लिंग के जनन द्रव्य के साथ ना मिले। इसमें कुछ यांत्रिक अविरोध वाले तरीके भी हो सकते हैं, जिसमें निरोध के माध्यम से जो शिश्न के शीर्ष पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दूसरा है रसायनों का प्रयोग करके हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित करके। यह प्राय गोलियों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं। लेकिन इससे हमारे शरीर का हार्मोनल संतुलन बिगड़ने की संभावना हो सकती है। एक और संरचना है कॉपर टी।
जिसका इस्तेमाल महिलाओं के द्वारा गर्भरोधन हेतु किया जाता है। लेकिन कुछ स्थायी तरीके भी हैं। यदि इसे हम पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी के द्वारा समझ सकते हैं। यदि हम पुरुष की शुक्र वाहिनी को ऑपरेशन के द्वारा काट दें तो शुक्राणुओं का मार्ग जो है मूत्र मार्ग तक पहुंचने तक रुक जाएगा। इसे हम पुरुष नसबंदी कहते हैं। ऐसे ही यदि महिलाओं की अंडवाहिनी को बीच में से काटकर बांध दिया जाए तो अंड कोशिका भी गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएगी। ये परिवार नियोजन के स्थायी तरीके हैं। लेकिन उस स्थिति में क्या करें कि यदि गर्भधारण हो ही जाए तो उसके लिए भी एक तरीका है गर्भ समापन, जिसमें औपसल्य क्रिया के द्वारा भ्रूण में स्थापित गर्भ को एक निश्चित अवधि की सीमा तक समापन कराया जा सकता है। लेकिन आजकल हम इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। एक विशेष लिंग के संतान की चाहत में हम बालिकाओं की हत्या कर रहे हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों का लिंग अनुपात बिगड़ रहा है। एक सभ्य समाज में इन दोनों का लिंग अनुपात लगभग बराबर रहना चाहिए। अब जनसंख्या वृद्धि एवं इसके प्रभाव। अब जनन एक ऐसा प्रकर्म है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। अगर इसमें अंतर होगा, यानी जन्म दर अधिक हो जाएगी, मृत्यु दर कम हो जाएगी, तो जनसंख्या का आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा। और जब देश में जनसंख्या बढ़ती चली जाती है तो जन सामान्य के रहने का जो स्तर है वो गिरना प्रारंभ हो जाता है। जो सुविधाएं हैं उनमें कटौती प्रारंभ हो जाती है। सोचिए कि जिन सुविधाओं को हम नहीं ले पा रहे हैं उसका कारण क्या हमारी ये जनसंख्या वृद्धि तो नहीं है। अतः हमें जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अतः हमने आज सीखा कि किस प्रकार से लैंगिक जनन पुष्पी पौधों में संपन्न होता है, मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से संभव होती है, नर और मादा जनन तंत्र क्या है और जन स्वास्थ्य का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने आज इस अध्याय में, इस अपने लेक्चर में सीखा है। अब आपके लिए कुछ गृह कार्य है। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार से भिन्न है? इन प्रश्नों का आपको उत्तर खोजना है। आइए देखते हैं इससे अगले लेसन में हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो स्टूडेंट्स, हमने आज लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझा। धन्यवाद।